नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा होने जा रही 2024 की, उसको लेकर हम लोग आज हिंदी का सेट 4 लगाएंगे। अभी तक हमने सेट 3 कवर कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट। आज हम उसका सेट 4 कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी जनु जानो या मनु मानो का अभाव कहीं भी नहीं दिख रहा है। रूपक हमने बताया था कब होता है। रूपक तब होता है जब यहाँ पे उपमेय उपमान में भेद नहीं रहता है कोई भी, तो वहाँ पर रूपक होता है। भेद रहित आरोप जहाँ पे होता है वहाँ पर रूपक होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, वह दीप शिखा सी, यानी वो दीप शिखा नहीं, दीप शिखा सी शांत है, भाव में लीन है। तो इसमें क्या होगा? इसका कोई ये सांग रूपक नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो हमारा होगा मालोपमा अलंकार। इसका राइट आंसर होगा मालोपमा अलंकार। आपको बता दें, जो मालोपमा अलंकार होता है वो उपमा ही अलंकार का भेद, उपमा अलंकार का। किसका? उपमा अलंकार का भेद होता है। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं उपमा अलंकार के भेद? तो सबसे पहला है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार ये होता है पहला। दूसरा होता है हमारा लुप्तोपमा। कौन सा होता है? लुप्तोपमा अलंकार हो गया हमारा, लुप्तोपमा। और जो ये तीसरा हमारा होगा, ये जो दिया है मालोपमा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा मालोपमा। ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है। तो जिस पंक्ति में उपमा के चारों तत्व मौजूद होते हैं, जिस पंक्ति, कोई भी जैसे पंक्ति दी होती है, उसमें अगर चारों तत्व, 4 तत्व कौन कौन से? 4 तत्व की बात करें, कौन कौन से हमने बताए थे? उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक और साधारण धर्म, ये 4 तत्व जिसमें होते हैं, वहाँ पे पूर्णोपमा जो होता है पूर्णोपमा होता है। और जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कोई भी एक तत्व कम है, तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब मालोपमा क्या होता है? मालोपमा भी समझ लेते हैं। मालोपमा जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं। क्या होता है? जहाँ, ये मालोपमा की बात कर रहे हैं, जहाँ किसी कथन में एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं, अनेक उपमान होते हैं, वहाँ पे क्या होता है हमारा? वहाँ पे हमारा मालोपमा होता है। इसका नंबर 1 आंसर बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। देखिए दोस्तों, अलंकार से 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, इसलिए अलंकार को पढ़ते चलना है, समझते हुए चलना है। ये नहीं कि हवा में लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। हम जितने भी आपको अलंकार के उदाहरण बताते हैं, आपको उसको माइंड में बैठा के चलना है। यही एग्जाम्पल घूम फिर के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से देखिए, अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा? कोई भ्रम नहीं है, उपमा का कहीं भी नहीं है, संदेह भी कहीं नहीं है, विरोध हो रहा है। विरोध, हमने कल क्या बताया था? विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत क्या आता है, बताइए? विरोधाभास में तो जहां पे वास्तविक विरोध ना होकर विरोध की केवल चमक मात्र प्रतीत होती है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। इसलिए यहां पे विरोधाभास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से होंगे? गेह के पहला ऑप्शन है तम तमस तिमिर, सभा परिषद गोष्ठी, कंचन होम स्वर्ण या सदन भवन निकेतन। गेह का बताइए। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गेह के जो समानार्थी होते हैं सदन भवन निकेतन, ठीक है ना। इसके आगे अगर देखा जाए तो आवास भी हो जाएगा, इसी का आवास, ठीक, ये भी गेह का हो गया। और विलय, विलय भी क्या होगा? इसका गेह का एक समानार्थी हो जाएगा, गेह भी समानार्थी हो जाएगा।
कंचन, हेम, स्वर्ण ये सोना के पर्यायवाची होते हैं, सोना के समानार्थी होते हैं, सोना। और या फिर अरण्य, उसका हिरण्य, ठीक है ना, हिरण्य का भी ये क्या होगा, समानार्थी। ये सारे हो गए। और यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग सभा, परिषद, गोष्ठी, ये सारे समानार्थी होते हैं, ये समिति के समानार्थी होते हैं। किसकी? समिति, ठीक है ना, समिति के समानार्थी होते हैं। और तम, तमस, तिमिर जो है ये सब अंधेरा, ठीक है ना, अंधेरा के पर्यायवाची हो जाएंगे, अंधकार के हो जाएंगे, अंधकार बोल सकते हैं या फिर अंधेरा के समानार्थी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बात का धनी होना, दिए गए विकल्पों में से दिए गए मुहावरों का अर्थ कौन सा है? बात का धनी होना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। तो बात का धनी यानी वादे का पक्का होना, वायदे का पक्का होना, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, कौन सा होगा? लूट, डूंगरी, ठग या अवतार। तो ये सब हिंदी के हैं, लूट, ठग, अवतार। डूंगरी एक है जो हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। डूंगरी का मतलब जो होता है, अगर हिंदी में देखा जाए टीला होता है। क्या होता है? टीला। हिंदी में क्या होता है? टीला बोल सकते हैं या फिर छोटी पहाड़ी भी बोल सकते हैं डूंगरी को, छोटी पहाड़ी, ठीक। और इसका इंग्लिश में अगर बोले, इंग्लिश में अगर डूंगरी देखते हैं तो ठीक है, इसकी मीनिंग होती है, इसलिए ये भिन्न होता है, ठीक है ना, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? चारों ऑप्शन दिए गए, कौन सा होगा बताइए जल्दी से। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा राज्यपाल भी इसी में आएगा, राज्यपाल भी इसी में आ जाएगा, हमारा राज्यपाल इसी में आ जाएगा, इंजीनियर भी इसी में आ जाएगा, इंजीनियर भी इसी में आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? और डॉक्टर भी इसी में आ जाएगा। दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यक्ष देवों की एक रिक्त स्थान है, होती है, वाक्य में उचित विकल्प से पूर्ण करें। 7वां क्वेश्चन। तो यक्ष देवों की एक क्या होती है? प्रकार, जाति, कोटि, रूप। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, जाति होती है। क्या होती है? जाति होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बुढ़ापा उत्सव, कुटज या कुछ। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कुटज सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? कुटज है। इसके अलावा और भी निबंध आपको याद रखने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन से जो मुख्य हैं। कल्पलता एक याद रखना है, कल्पलता, और एक और विचार और वितर्क, ठीक। और एक और याद रखना, अशोक के फूल। ये इंपॉर्टेंट निबंध है, अशोक के फूल, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान करिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिलना रहा है। कुत्ता चिल्लाता नहीं, कुत्ता भौंकता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? समझौता करना, मुंह की खाना, खाई पाटना, कान भरना या कान भरना। ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। समझौता करना यानी खाई पाटना, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? बात समझिए, अगर समुच्चय बोधक यानी यदि और तो, यद्यपि या यदि या तो जैसे वाक्य अगर आते हैं, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता, ऐसा वैसा संबंधित होता, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे आपको याद रखना कि हेतु वहाँ पे लग जाएगा। अब बात करते हैं तो ये ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। अब बचे दो ऑप्शन, दूसरा चौथा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी कि बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ चुका है, ये चीज़ भूतकाल की हो चुकी है, ऐसा हो चुका है ये।
तो हमारा क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोप और रोस किस शब्द के समानार्थी शब्द है? कोप और रोस, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, क्रोध। कोप और रोस, इसका ऑप्शन कौन सा? क्रोध सही होगा। इसके अलावा कोप, रोस और क्रोध के अलावा और भी जो होते हैं समानार्थी, अमर्ष भी होता है, अमर्ष, रिस और गुस्सा। ठीक, ये सारे किसके होते हैं? कोप और रोस के समानार्थी, ठीक, क्रोध के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन कौन सा है? कल की वीडियो, इससे पहले जो वीडियो थे शायद हमने जब दूसरा और तीसरा लगाया था उसमें एक वचन और बहुवचन की बात हमने की थी, बताया भी था, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द और सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द। तो यहाँ पे आंसू, प्राण, दर्शन, ये सारे हैं बहुवचन। एक वचन कौन सा होगा? आकाश। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा होगा? काया, काया का मतलब होता है शरीर से मतलब है, काया यानी शरीर, और शरीर जो है वो किसका समानार्थी है, किसका पर्यायवाची है? तो चक्षु तो ये नेत्र का हो गया, तरु वृक्ष का हो गया, तम अंधेरा का हो गया, गात, गात एक काया का समानार्थी है, शरीर का समानार्थी है गात। इसके अलावा और जो समानार्थी होते हैं काया के, वो हो गया शरीर, गात हो गया, अंग भी हो गया, अंग, बदन, तन, ये सारे किसके हो जाएंगे? काया के। तन हो गया। फिर नया आपको बता दें, गात्र भी होता है, गात हो या गात्र हो। इसके बाद वपु, ठीक है ना, वपु भी जो होगा वो किसका होगा? काया का। ठीक है, इतने सारे समानार्थी होते हैं। तरु की बात करें तो तरु में आप लोग जानते हैं वृक्ष का हो गया, वृक्ष का हो गया तरु का, पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, और द्रुम भी हो गया, ये भी किसका है? ये भी तरु का है। विटप भी हो गया, विटप, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तरु के पर्यायवाची हो गए। तम का क्या होता है? तम का, तम का हमने बताया, ऊपर भी बताया था, अंधकार, ठीक है ना, अंधकार हो गया, तिमिर हो गया, तमस हो गया, ये सारे तम के समानार्थी हैं, तिमिर, तमस। ठीक है, ये सारे किसके हो गए? तम के पर्यायवाची। चक्षु का आप लोग जानते हैं, नेत्र, लोचन, नयन, ये चक्षु के हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में 4 ऑप्शन दिए, देखिए। तो शिवदान सिंह चौहान, क्वेश्चन का जो आंसर तीसरा जो होगा शिवदान सिंह चौहान, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रिपोर्टाज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे देखिए एक गद्यांश आया है, गद्यांश को पढ़िए और उसके उत्तर आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा देता हूं, आपको गद्यांश पढ़कर स्वयं आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आप इसको देख लीजिए आराम से, मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं। इसको पढ़कर आपको नीचे के 2 या 3 क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको देता हूं और क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको देता हूं। 17 में संधि विच्छेद बोला गया, स्वागत का संधि विच्छेद बोला गया है। स्वागत का बहुत सिंपल है, आप इसको बताइएगा संधि विच्छेद क्या होगा। इसके बाद और 18वां भी क्वेश्चन आपके लिए, 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। आगे देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। चलिए, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है? योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग व्यक्ति की योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग शब्द बताइए। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। तो परिमाणवाचक नहीं होगा क्योंकि इसमें नाप तौल की कोई बात नहीं की जा रही है और संख्या की भी कोई बात नहीं की जा रही, बात करते सार्वनामिक और गुणवाचक। तो योग व्यक्ति ही पहचाने, योग्य, योग का कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के गुण को बताना कि वह योग्य है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सार्वनामिक विशेषण को भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या होता है, जो संज्ञा से पहले लगकर, किसी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं,
तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने बोला वह आदमी हंसता है, वह आदमी हंसता है, वह आदमी हंसता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो वह आया है, ठीक है ना, संज्ञा क्या हमारा आदमी है, उससे पहले जो ये वह सर्वनाम शब्द आया है, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण, एक विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परख। जैनेन्द्र कुमार की जो रचना है परख को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कौन सी हैं, सुनीता हो गई, ठीक है, सुनीता हो गया, जयवर्धन हो गए, जयवर्धन, ये सारी इनकी प्रमुख ये रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जयवर्धन हो गए, ठीक है, ये प्रमुख रचनाओं में आएगा। और त्यागपत्र हो गया, ये सारे त्यागपत्र भी है जो ऊपर ये ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन परख के लिए इनको क्या हुआ था, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध छाटिए। उपर्युक्त व्यंग, पूजनीय या महीना, बताइए कौन सा अशुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर ये 21 का दूसरा ऑप्शन है, वो अशुद्ध है। इसको सही रूप से कैसे लिखा जाएगा, तो हम लिख के बता देते हैं। व्यंग को इस तरीके से, ये व्यंग है, व्यंग्य होता है, इसमें आधा गा और या होता है, ठीक है ना, बीच में अंकी बिंदी होता है। इस तरीके से ये शब्द लिखा जाता है, ये आधा गा बीच में होता है, ठीक है। पूजनीय, महीना, ये सारे सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। संधि शब्द का विलोम, सरस, सुगम, सार्थक या विग्रह। तो संधि का जो विलोम होता है देखा जाए तो हमेशा विच्छेद होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि संधि का हमेशा विच्छेद होता है और समास का हमेशा क्या होता है, विग्रह होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में संधि का जो विलोम पूछा गया उसमें चौथे ऑप्शन में विग्रह भी दे रखा है। तो हम अगर कोई ऑप्शन विच्छेद का नहीं है तो हम लोग विग्रह में जाएंगे। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य रिक्त स्थान यहाँ पे दिया है हो और अन्य वाक्य उसके फिर रिक्त स्थान हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। मिश्र वाक्य की जिसको परिभाषा पता होगी वह इसमें रिक्त स्थान आसानी से भर लेगा। बताइए कौन सा होगा? देखिए 4 ऑप्शन है, प्रधान, गोठी, प्रधान या आश्रित, मुख्य या प्रधान, आश्रित या प्रधान। तो जो मिश्र वाक्य होता है तो उसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो दूसरा होता है वो आश्रित होता है। एक प्रधान होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है। इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। एक प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है। अब हम लोग बात करें वाक्य, जो वाक्य होते हैं मुख्य रूप से 3 वाक्य हम लोग पढ़ते हैं। सरल वाक्य, पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया कौन सा, संयुक्त वाक्य, और तीसरा कौन सा हो गया, मिश्रित, जिसका यह ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, मिश्रित। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वो होता है जिसमें केवल एक उपवाक्य होता है, केवल एक उपवाक्य होता है, केवल एक उपवाक्य होता है। बात समझ लीजिए, एक उपवाक्य होता है सरल वाक्य में। एग्जाम्पल से देखें, जैसे क्या हम बोल सकते हैं, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कछुए ने, या फिर राम घर जाता है, ये सरल वाक्य है, ठीक है ना। संयुक्त में क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य वो होता है जब 2 या 2 से अधिक जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि जो होते हैं, जैसे हमने बोला और, ठीक है ना, तथा, अथवा, इस तरीके के जो अव्यय होते हैं समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं, इनसे जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक। तो उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की, तो और जो आया है,
और दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा। मिश्रित वाक्य क्या होगा? मिश्रित वाक्य की परिभाषा आपको बता दी, एक प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है। इसकी अगर ट्रिक को समझना है तो ट्रिक में आपको ऐसे याद रखना है, एग्जाम्पल के तौर पे जो ट्रिक आपको याद रखनी है, इसमें क्या देखना है मिश्रित वाक्य में कि यहाँ पे जब तब आएगा, जैसे जहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ, जब तब, जब तुम आओगे, जब तुम आए तब ट्रेन चली गई, जब तब। इस तरीके के जो वाक्य होंगे मिश्रित आएंगे। यदि तुम ऐसा करते तो वैसा ना होता, यदि तो। और इसमें की वाले भी शब्द आते हैं, की भी देखने को मिलता है। जैसे माँ ने कहा कि शाम को जल्दी आना, तो की वाले भी शब्द जो होते हैं वो भी मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो इसका क्वेश्चन 23 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, तो आपको पता होना चाहिए विशेषण की जो होती है 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो विशेषण की मुख्य रूप 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है मूलावस्था, एक होती मूलावस्था, एक होती उत्तरावस्था, एक होती उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन जो मूलावस्था होता है उसको बोलते हैं न्यून। क्या बोलते हैं? न्यून। जो मूलावस्था होता है उसको न्यून बोलते हैं, और जो उत्तरावस्था होती है, उत्तरावस्था, उसको बोलते हैं न्यूनतर। क्या बोलते हैं? न्यूनतर बोलते हैं। न्यूनतर, क्या बोलते हैं? न्यूनतर। ये हो गया न्यूनतर। और जो उत्तमावस्था होती है वो होती है न्यूनतम। क्या होती है? न्यूनतम। क्या होती है? न्यूनतम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम विशेषण कौन अवस्था है? तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी कि उपन्यासकार कौन है? आपका बंटी, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मन्नू भंडारी। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें करके वाक्य पूर्ण करें जिसमें रिक्त स्थान दिया गया है। जिसमें प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। तो जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मोक्ष क्या आएगा? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। ये कभी कभी पूछ देता है कि शुद्ध वाक्य, इसमें शुद्ध शब्द क्या होगा? तो तीनों में छोटा हो की मात्रा होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मुमुक्षु। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा? भ्रांतिमान, कल हमने बताया था भ्रांतिमान क्या होता है और संदेह क्या होता है, दोनों हमने अलंकार बताए थे आपको, फिर से बता देते हैं। भ्रांतिमान अलंकार उदाहरण कौन सा है? शीतल चंदन चंदहू लगे जरावन गात। ठीक है, दूसरा है सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। कौन सा ऑप्शन इसका होगा बताइए? तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। इसमें हम इसका अर्थ भी बता देते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, यानी नाक का मोती है, जो नाक में जो मोती है, यानी जो यहाँ पर नाक की नथनी या कील पहने हुए हैं, और अधर, अधर यानी जो होठ है उसकी कांति, उसकी जो अधर की चमक है, तो वो ऐसी लग रही है जैसे बी दाड़िम, यानी दाड़िम अनार, अनार के दाने के समान लग रहे हैं। किसको लग रहे हैं? भ्रम किसको हो गया है? एक सुख को भ्रम हो गया है कि ये सुख कौन सा, ये मेरे अलावा ये कौन सुख बैठा हुआ है, ये दूसरा, ये जो सुख यानी कि तोता है, ये कौन है? उसको भ्रम हो गया ये तोता बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो उसको भ्रम हो गया, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार होगा। और बता दें, भ्रांतिमान अलंकार उसे कहते हैं जहां पे सदृश समानता के कारण उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है। उपमेय को भ्रमवश समझ लिया जाता है। भ्रमवश क्या समझ लिया जाता है? उपमान समझ लिया जाता है। जब उपमान समझ लिया जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका एक और ऑप्शन मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। एक दाढ़, ये वाला हो गया नाक का मोती, और एक हो गया पाव। किसका हो गया? पाव महावर दैन को नैन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, ये भी है। और एक और, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। ये तीनों भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण है। ठीक है ना, एक हो गया पाव महावर वाला, पाव महावर, ये बस 3 ही आते हैं भ्रांतिमान, इसको आपको याद रखना है। पाव महावर दैन को, ये वाला एक हो गया दैन को। ठीक है,
एक ये होगा, एक हो गया जान श्याम को श्याम घन, जान श्याम को श्याम घन, ये कल के वीडियो में आया था ये वाला, जान श्याम को श्याम घन। ठीक, तो ये सारे भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदय का क्या होगा? अस्त। क्या होगा? 28वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अस्त। और आदि का क्या हो जाएगा? आदि का अगर पूछा जाता तो अंत हो जाएगा, यही वाला। और मंद का क्या होता है? मंद का होता है द्रुत। ठीक है ना, ये आपको याद पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, देश पर निकाला, चंद्र का प्रकाश या जल की धारा? तो वन में वास, वन में वास जो होता है उसको बोलते हैं वनवास। क्या बोलते हैं? वनवास। ठीक। चंद्र का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश यानी चंद्र प्रकाश। ठीक, ये हो गया। जल की धारा, जल धारा। ठीक, लेकिन देश पर निकाला क्या होता है? देश पर निकाल, देश निकाला होना चाहिए, देश पर निकाल नहीं होगा, तो यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, यही अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, देश में राजनीति के प्रति लोगों की, फिर रिक्त स्थान को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को रिक्त स्थान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है देखिए, पूरा पढ़ लीजिए। देश की राजनीति के प्रति, लोगों की अंधविश्वास को देखते हुए, कि लोगों की स्नेह को देखते हुए, लोगों की उत्सुकता के देखने लिए, लोगों की उदासीनता को देखते हुए। पहले इसमें पहले वाले में कंफर्म कीजिए क्या आएगा। तो उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए, बहुत सी अभी भी ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डालने जाते हैं 25 जनवरी, इसीलिए मतदाता दिवस रखा गया है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और वोट डालने के लिए बोला जाए, ताकि सारे लोग वोट 100% रूप से दें। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? बताइए। तो सप्ताह और महीना, क्वेश्चन नंबर दूसरा सही होगा। इसका जब हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, गंगा बहती है, स्त्रीलिंग हो गया। नाग बहती है, ठीक है ना। आँख बहुत प्यारी होती हैं, ठीक है ना। पंजाबी बोली भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे ये सारी स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है। वाक्य प्रयोग करके आप देखिए। निम्न में से कौन शब्द बहुवचन है? तो गुरु में जब जन लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बहुवचन हो जाएगा, गुरुजन, भक्तजन, गुरुजन, सज्जन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, करत करत अभ्यास के जड़िमति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? करत करत अभ्यास यानी अभ्यास करने से जो जड़ी किसी की मति यानी बुद्धि, किसी की जड़ है, वो भी सुजान यानी कि कैसी हो जाती है, उसमें भी जान आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा, अनिश्चय में सफलता मिलती है। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। अभ्यास में जड़मति होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। क्या होगा बताइए? तो अभ्यास जो होता है मूर्ख को भी क्या बना देता है? चतुर बना देता है। क्वेश्चन नंबर 34, साहित्य का रिक्त स्थान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों सही। तो साहित्य का जो ज्ञान होता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही का, साहित्य का जो ज्ञान होता है प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। 34 क्वेश्चन हो गए हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, हम सारे 37 क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य में निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, बताइए। 35, तो यानी कि क्या हो जाएगा? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।
इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चित्रामुद्रण। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था का हो जाएगा हमारा संस्थाएं। इसमें तीसरे और चौथे ऑप्शन बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, तीसरा और, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, संस्थाएं। ठीक है, संस्था का संस्थाएं होगा। ठीक है, किसी को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस भाग त्रुटि है? निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? रूस का बर्फ समुद्र, तो फिर से पढ़ते हैं, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे, तो यहाँ से पढ़ते हैं, समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? ठीक है, रूस का समुद्र, ये क्या मतलब हुआ? बर्फ के इन गोलों का, ये सही है, ठीक है ना। रूस का समुद्र किनारे, यही हमें गलत लग रहा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या पूछा गया था, किस भाग में त्रुटि है? तो रूस का समुद्र, शुरू में ही इसने गलती कर दी, रूस का समुद्र। इसके बाद अति काटु वचन कहती कह केई मानहु लो नजरे पर देही, इस पंक्ति पे कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा शब्द आ गया मानहु। हमने बताया था जनु जानहु मनु मानहु का अगर कहीं आता है तो वहाँ पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आज के सत्र का अंतिम क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हिंदी की प्रमुख पत्रिका जो थी धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? तो धर्मयुग का जो संपादन किया था वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। हजारी प्रसाद, यहाँ पे हजारी प्रसाद नहीं, धर्मयुग का जो संपादक था हजारी प्रसाद द्विवेदी, गलत बोल दिया हमने। यहाँ पे धर्मवीर भारती होगा। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग जो पत्रिका थी, ठीक है ना, धर्मयुग, उसका संपादक 1950 में किया था। किसने किया था? धर्मवीर भारती जी ने किया था। ठीक है, हजारी प्रसाद की बात अगर हम लोग करें, कर लें, तो इनकी मुख्य रचनाएं थी जो हम आपको बता देते हैं। सूर साहित्य थी, बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी थी, बाण भट्ट की आत्मकथा, और चारुचंद्र लेख, ये भी किसकी थी? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनाम दास का पोथा, ये भी किसकी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अनाम दास का पोथा। और अशोक के फूल, ये प्रसिद्ध रचनाएं थी किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक, फिर धर्मवीर भारती की ये जो थी धर्मयुग थी ही, और इसके अलावा भी थी अंधा युग। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी? अंधा युग हो गया, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा हो गया, और गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता भी उसी का होगा। और सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक, बात करें हम लोग प्रेमचंद की, अगर हम लोग प्रेमचंद की बात करें तो इनके उपन्यास आपको पता होने चाहिए। उपन्यास जो थे, उपन्यास कौन कौन से थे? सेवा सदन था, सेवा सदन हो गया, ठीक, और गोदान हो गया इसका। कर्मभूमि भी था, कर्मभूमि हो गया। फिर रंगभूमि भी था, रंगभूमि। ये सारे उपन्यास थे किसके? प्रेमचंद जी के। निर्मला हो गया, गबन हो गया, ये सारे उपन्यास लिखे थे।
ठीक है। और एक आखिरी था वो अधूरा उपन्यास पूछा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा था, तो आपको याद रखना है मंगलसूत्र। कौन सा याद रखना है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो था वो क्या था? अधूरा उपन्यास था, अधूरा। ठीक, ये अधूरा उपन्यास था, कौन सा? मंगलसूत्र। इसके बाद प्रेमचंद की कई सारी कहानी भी थी, कहानियां भी थी इनकी। प्रेमचंद की कौन कौन सी थी? कफन हो गई, कफन हो गई, पूस की रात, पूस की रात हो गई, पूस की रात हो गई, और पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर प्राइमरी की जो बुकें होती हैं, ठीक है ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी ये पंच परमेश्वर। काफ़ी फेमस कहानी है, बूढ़ी काकी दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, दो बैलों की, ठीक है ना, दो बैलों की कथा। ये कुछ इनकी फेमस कहानियाँ भी थीं। ठीक, तो दोस्तों कथा और बूढ़ी काकी ये भी हो गया, आखिरी ये भी लिखवा देते हैं। ये कुछ फेमस थी, बहुत सारी इनकी कहानी थी और ये उपन्यास थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। हमने इसमें 40 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से 37 क्वेश्चन हमने आपको बताए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और 3 क्वेश्चन हम हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि आप भी कुछ करें, आप भी कुछ होमवर्क करके लाएं, ताकि हमको लगे कि आप इस वीडियो में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं फिर से आपसे बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसमें मैसेज लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप एक बार ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, जितने भी मित्र हैं उनके साथ भी इसको साझा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। इतना काम बस आपको करना है, बाद बाकी हम आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। हमारी CDP की भी क्लास चल रही है लगातार, हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके और भी हम कंटेंट, अभी मैथ को भी लेकर चर्चा चल रही, वो भी आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।